नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रियल एजुकेशन चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। और साइंस का अगर विज्ञान में इतना अगर कर लेते हैं तो इसी में से आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी में से क्वेश्चन में से एक आध दो वो जरूर फंसेगा। अगर 10 क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों है। तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी अगर स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग के सामने यहाँ पे क्या है कि अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा किस तरह से लिखना है। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता है, यानी मुख्य निम्नलिखित विशेषता है, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो अलैंगिक जनन से पैदा होने वाला संतान आनुवांशिक रूप से क्या होता है, गुणों में ठीक जनकों की तरह होती है। यानी आनुवांशिक रूप से वह क्या होती है, समान होती है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। यानी एक ही युग्मक से क्या करते हैं, एक ही युग्मक से संतान उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यानी एक ही पौधा से दूसरे पौधा उगते हैं। तो इसलिए आनुवांशिक रूप से कोई भी इसमें भेदभाव नहीं होता है। इसमें निषेचन की जरूरी नहीं पड़ती है। इसमें निषेचन की जरूरी नहीं पड़ती है, क्योंकि लैंगिक जनन में निषेचन की जरूरी पड़ती है। अगर अगर अलग अलग अगर युग्मक रहता तब निषेचन की जरूरी पड़ता, क्योंकि यहाँ पे युग्मकों का संलयन नहीं होता है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से अगर लिखिएगा बिल्कुल आप लोग के 2 नंबर में से 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है कि नर जनन तंत्र के सभी संरचनाओं के नाम लिखें। यानी जो नर जनन तंत्र है उसके नाम को दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पे 2 विरेचन होते हैं, 2 अधिविरेचन होते हैं, 2 शुक्रवाहिका होते हैं, 2 शुक्राशय होता है, उसके बाद मूत्र मार्ग होता है तथा श्रीवा होता है, ठीक है। शिश्न होता है, ठीक है। इसको शिश्न कहते हैं, जो एक उत्तेजनशील नर जनन तंत्र है। नर जनन तंत्र उत्तेजनशील। तो यहाँ पे बिल्कुल याद कर लीजिएगा, नर जनन तंत्र में निम्नलिखित संरचनाएं पाए जाते हैं। 2 विरेचन, 2 जो है अधिविरेचन, 2 शुक्रवाहिनी और 2 ही पाया जाता है शुक्राशय। उसके बाद मूत्र मार्ग, एक मूत्र मार्ग और शिश्न पाए जाते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लैंगिक जनन का क्या महत्व है। लैंगिक जनन के क्या महत्व है, तो सभी जीवों में गुणसूत्र की एक संख्या निश्चित होती है, ठीक है। लैंगिक जनन का एक महत्व क्या है कि सभी जीवों में गुणसूत्र की एक संख्या निश्चित होती है। और लैंगिक जनन करने वाले में असमसूत्री विभाजन या समसूत्री प्रकार की कोशिका जो है विभाजन होता है, जिसके कारण उनमें कोई भी भिन्नता नहीं आती है। प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या भी निश्चित होती है। प्रत्येक क्रोमोसोम में भी क्या होती है, संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। लैंगिक जनन करने वाले में अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है, जिसमें उसमें विभिन्नता आ जाती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। तो यही इसका महत्व है। देखिए लैंगिक जनन में किसी भी प्रकार से गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, बल्कि जो है उसी में से कायिक प्रवर्धन से समसूत्री या अर्ध असमसूत्री विभाजन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में कि अर्ध समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके वजह से कुछ माता का गुण और कुछ पिता के गुण का मिलकर अब एक नया संतान का निर्माण होता है। इसी का यह महत्व है। नेक्स्ट है यहाँ पौधों में लैंगिक जनन कैसा होता है। लैंगिक जनन कैसे होते हैं पौधे में, तो देखिए पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। तो एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधों में अधिकांश पुष्पीय द्विलिंगी होते हैं। इनमें दोनों प्रकार के जननांग होते हैं। पुष्पांग को नर जननांग या जयांग तथा कार्पाल को मादा जननांग कहते हैं। पुंमांग में पराग कण बनते हैं, जिसे माइक्रोस्पोरा स्पोर भी कहते हैं। जयांग में बीजांड या जो है मेगा स्पोर बनाते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इनमें निषेचन के बाद फल बीज बनते हैं। बीज के अंकुरण के बाद नहान पौधे क्या होते हैं, नग्न पौधे बनता है। तो याद रख लीजिएगा कि पुष्प में कैसे जन्म होता है। तो कुछ पुष्प में होता है द्विलिंगी होता है, जिसमें नर जननांग और मादा जननांग पाया जाता है, ठीक है। यानी जिसको पुंमांग कहते हैं और जयांग कहते हैं। तो जयांग और पुंमांग, और उसमें क्या होता है कि एक होता है वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र और फिर उसके बाद होता है परागकोश। परागकोश से पराग कण निकलता है और वर्तिकाग्र पर यानी मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचता है, और इस तरह से पुष्पों में निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है।
तो उसके बाद आगे देखिए शुक्र जनन नलिका के बारे में बताना है। शुक्र जनन नलिका के बारे में बताएं। तो यहाँ पे प्रत्येक वृषण में 900 शुक्र जनन नलिकाएँ होती है, जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। नर्स कोशिका शुक्राणु को पोषक प्रदान करती है। देखिए यहाँ पे अगर शुक्राणु का वृषण का इस तरह से अगर आकार देखिएगा तो इसमें बहुत सारे क्या होता है, नलिकाएँ पाए जाते हैं। कितने नलिकाएँ? तो 900 नलिकाएँ पाया जाता है और इसी नलिका में जो है वृषण का निर्माण होता है और यहाँ से जो है सभी एक नली से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग अधिवृषण कह देते हैं। और इस अधिवृषण में फिर उसके बाद यहाँ से अधिवृषण के माध्यम से क्या होता है, ये जो है शुक्राशय में जमा होता है। तो इसी नलिका में शुक्राणु क्या होते हैं, बनते हैं। शुक्राणु इसी नलिका में बनते हैं और इसी में पोषण प्रदान होता है। जब फाइनली जब इसमें आता है तो इसमें भी कुछ परिपक्व होते हैं शुक्राणु। तो इस तरह से आप लोग के शुक्राणु का जनन नलिकाएँ के बारे में समझ में आ गया होगा। तो प्रत्येक वृषण में कितने शुक्राणु जनन नलिकाएँ होती है? तो 900, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोग के सामने कि जनन किसी जीव की समष्टि के अस्थायित्व में क्या प्रभाव किस प्रकार सहायक है? तो किस प्रकार सहायक है? तो देखिए हम लोग किस तरह से आंसर लिखेंगे कि किसी भी स्पीशीज के समष्टि के अस्थायित्व में जनन या मृत्यु दर में लगभग बराबरी की दर हो तो अस्थायित्व बना रहता है। एक समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर की ही उसके आधार पर निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से अगर आंसर लिखिएगा तो बिल्कुल आप लोग के सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है, ठीक है। यानी आप लोग के बिल्कुल यहाँ पे 2 में 2 नंबर मिल जाएगा आप लोग के, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आप लोग के सामने यहाँ पे क्या है कि पराग कणों से क्या समझते हैं? परागण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे कि नर जननांग से परागकण का गमन मादा जनन अंग पर होना परागण कहलाता है। इसमें कीड़े, जानवर, हाथी, हवा तथा पानी सहायक होते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण और एक परपरागण, ठीक है। स्वपरागण मतलब कि स्वयं से और परपरागण मतलब किसी के माध्यम से। तो बिल्कुल आप लोग के यहाँ पे याद हो गया होगा। नेक्स्ट है कि ऋतुस्राव क्यों होता है? ऋतुस्राव देखिए ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है, ठीक है, प्रत्येक 28 दिन के बाद ये क्या होती है, अंडाणु, ठीक है, अंडाणु अंडाशय से निषेचित नहीं होती है। यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। जो अंडाणु है 1 दिन तक जीवित रहती है। गर्भाशय भीतर प्रतिरोध माह निषेचित अंड की प्राप्ति तैयारी करता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, प्राप्ति तैयारी करता है। अतः इसकी अंतर्भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है, जो कि अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इसे क्या होती है, परत की भी आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह परत धीरे धीरे टकर योनि मार्ग से रुधिर या म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में के लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो अंडाणु जब निषेचित नहीं होती है तो वह धीरे धीरे क्या होती है, रुधिर में परिवर्तित होकर म्यूकस के रूप में वह निष्कासित हो जाती है और इसी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। बिल्कुल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे युग्मनज से क्या समझते हैं? युग्मनज से क्या समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिपक्व शुक्राणु अंडाणु में पूरी तरह मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है। तो देखिए जब क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से मिलकर जो चीज़ का निर्माण होता है उसी को युग्मनज कहते हैं। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा। चलिए इसके बाद आप लोग आगे याद कर लीजिएगा। हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो आप लोग इस 10 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।